दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका। हम लोग इस समय पेपर 5 यूपीपीसीएस मेंस के दृष्टिगत इतिहास सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध की शुरुआत के पीछे जो उत्तरदायी कारण थे वो थे बंगाल के नवाब मीर कासिम का अपदस्थ होना नवाब के पद से। तो सवाल उठता है कि ये पेपर 5 में उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए किस तरह महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो मीर कासिम बंगाल से भागकर अवध में शरण लेता है। अवध का नवाब उस समय कौन रहता है? सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला के संरक्षण में या उसके समर्थन के साथ मिलकर, साथ ही मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर, क्योंकि वो भी उस समय अवध में संरक्षण लिए हुए थे, शरण लिए हुए थे, ठीक है, मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त अभियान इनके द्वारा आयोजित किया जाता है। और चूंकि इसमें केंद्र अवध बनता है, अवध के नवाब इन दोनों को समर्थन देते हैं, इसलिए यूपी के पेपर 5 के अंतर्गत इससे सवाल बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इससे सवाल आपका पेपर 1 में भी बन सकता है और पेपर 5 में भी बन सकता है। इसलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा है और इसीलिए इसे डिस्कस करें। तो यहाँ पर बक्सर का युद्ध, साथ में इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद जो इसी का परिणाम थे, इलाहाबाद की संधियां, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेना थोड़ा जरूरी होता है। प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध 1757 में होता है, ठीक है। और इसके बाद भारत का इतिहास एक नए परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों के समरतंत्र का उतना अच्छा परीक्षण नहीं हो पाया था, ठीक है, लेकिन कूटनीतिक सफलता में किसी तरह का संदेह भी नहीं था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के समरतंत्र के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। प्लासी के युद्ध अब देखते हैं बंगाल की परिस्थितियां क्या थी उस समय। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है, ठीक है। मीर जाफर से काफी धन उगाही अंग्रेज कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कर लेती है, और उनकी डिमांड पूरी न कर पाने के कारण मीर जाफर की जगह अंग्रेजों ने मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम ने तत्कालिक जरूरतें तो अंग्रेजों की पूरी कर दी, लेकिन यह एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी था और स्वतंत्र रूप से शासन करने की इच्छा रखता था। अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बनना इसे स्वीकार नहीं था, और उस समय की जो भी इसने तरीके अपनाए, फ्रांसीसियों से मदद ली, डच से ली, राजधानी का परिवर्तन किया, ये सारे ऐसे कदम थे जो अंग्रेजों को स्वीकार उस समय नहीं हो सकते थे। और यही कारण था कि पटना पर एक मुद्दे को लेकर नवाब और अंग्रेजों में संघर्ष छिड़ गया। मीर कासिम पराजित हुआ और अवध की ओर भाग गया, ठीक है। अवध। अब यहां से शुरू होता है आपके बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि, ठीक है। तो अवध में शरण कौन लेता है? नवाब कासिम, नवाब मीर कासिम। अवध में इस समय शासन रहता है आपका सुजाउद्दौला का, नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है। अवध में शरण लेने वाला एक दूसरा व्यक्ति इस समय था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह।
मुगल बादशाह। मुगल बादशाह अवध में शरण क्यों लिए हुए था, ये सवाल उठ सकता है आपके मन में। शाह आलम, इसका असली नाम था अली गौहर, ठीक है। और अली गौहर आलमगीर द्वितीय का बेटा था, ठीक है। किसका? आलमगीर द्वितीय का। आलमगीर द्वितीय मुगल शासक, दिल्ली में उसकी हत्या हो जाती है। और उस समय शाह आलम या अली गौहर कहाँ रहता है? बिहार में। दिल्ली की षड्यंत्रकारी परिस्थितियों के को देखते हुए शाह आलम दिल्ली जाता नहीं, उसकी ताजपोशी दिल्ली से बाहर ही हो जाती है, ठीक है। तो ये एक ऐसा मुगल सम्राट था, मुगल बादशाह था, जिसकी ताजपोशी दिल्ली के तख्त पर नहीं होती, ठीक है, या मुगल राजधानी में नहीं होती, बाहर ही होती। और उसके बाद इसे दिल्ली जाने का मौका भी नहीं मिलता जल्दी। बाद में मराठों ने 1772 या 71 के आसपास इसे दिल्ली में सिंहासन पर बैठाया। तो ये एक कमजोर, एक तरह से नाम मात्र का मुगल शासक था, मुगल बादशाह, और इसका भी संरक्षण अवध के नवाब कर रहे थे। ये थे आपके अवध के नवाब। तो तीन ताकतें मिल गई, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम। इन तीनों ने मिलकर क्या किया? एक संयुक्त मोर्चा बनाया। संयुक्त मोर्चा अंग्रेजों के खिलाफ। किसके नेतृत्व? मीर कासिम के नेतृत्व में, क्योंकि मीर कासिम के ही हित इस समय अंग्रेजों से टकराए हुए थे। तो संयुक्त मोर्चा बनाया। उधर अंग्रेज मीर कासिम को दंड देने के लिए आतुर थे, ठीक है। अंततः 1764 में बक्सर, इस बिहार में पड़ता है, ठीक है। बक्सर में दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई। दोनों सेनाएं आमने सामने, ठीक है। संयुक्त सेना का नेतृत्व किसका था? संयुक्त सेना पर का नेतृत्व मीर कासिम। संयुक्त सेना में कौन कौन शामिल था आपको पता ही है, अवध का नवाब और मुगल बादशाह, ठीक है। और दूसरा अंग्रेज सेना, इसका नेतृत्व किसके पास था? हेक्टर मुनरो, ठीक है, हेक्टर मुनरो। और सेनापति तो जरूर हेक्टर मुनरो के पास था, लेकिन इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वेंसीटार्ट इस समय गवर्नर थे, क्लाइव नहीं, क्लाइव चला गया था, ठीक है, प्लासी के बाद। और अब थे वेंसीटार्ट गवर्नर। युद्ध हुआ और अच्छा खासा युद्ध हुआ, ठीक है। जहां प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों पर आरोप लगता है कि ये मात्र एक धोखा था, सारे षड्यंत्रकारी अंग्रेज सेना की तरफ पहले से ही मिले हुए थे सिराजुद्दौला के। वहीं बक्सर का युद्ध अपने आप में एक पूर्ण युद्ध हुआ और संयुक्त सेना की स्पष्ट और वास्तविक पराजय हो गई, ठीक है। इनकी क्या हुई? स्पष्ट और वास्तविक पराजय किसकी हुई? संयुक्त सेना की, ठीक है। साथ ही इस समय अंग्रेजों ने प्लासी के बाद, बक्सर से पहले और प्लासी के बाद
दो युद्ध और लड़े। पहला था वेदरा का युद्ध, कब हुआ? 1759 में। इस युद्ध का उद्देश्य था जटों को, वो डचों को पराजित करना। डचों को पराजित किया गया और इंडोनेशिया भागने पर मजबूर भी किया गया। दूसरा एक युद्ध महत्वपूर्ण लड़ा गया इनके द्वारा, वो था वांडीवास का युद्ध। वांडीवास युद्ध 1760, ठीक है, 1760 में। ये किसके खिलाफ हुआ? फ्रांसीसियों के खिलाफ, फ्रेंच, ठीक है। ये भी पराजित हो गए और अब अंग्रेजों के सामने किसी भी यूरोपीय शक्ति की उपस्थिति नहीं थी प्रतिस्पर्धी के रूप में, ठीक है। तो आपने देखा कि जिस समय बक्सर का युद्ध लड़ा उससे पूर्व बंगाल में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने यूरोपीय प्रतिस्पर्धा को भी समाप्त कर दिया था। बंगाल का नवाब कठपुतली शासक था। हाँ, एक बात और, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम तो भाग गया था, तो उस समय बंगाल का नवाब था आपका, फिर से मीर जाफर को बना दिया गया था। बंगाल नवाब कौन थे? मीर जाफर, ठीक है, मीर जाफर। चलिए आगे देखते हैं। अब बक्सर के युद्ध के हम परिणाम देखते हैं, क्या परिणाम हुए। बक्सर के युद्ध के परिणाम, पहला परिणाम तो जो स्पष्ट पड़ा वो बंगाल पर ही पड़ गया, ठीक है, बंगाल पर, ठीक है। नवाबों ने अब हमेशा के लिए अपनी स्वतंत्र सत्ता खो दी। नवाब क्या हो गए? कठपुतली, ठीक है, कठपुतली शासक बन गए अंग्रेजों के, ठीक है। और नवाब इस समय बताए गए कौन था? मीर जाफर। लेकिन शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो जाती है 1765 में, ठीक है। कुछ महीनों बाद ही, बक्सर के युद्ध के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका एक अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला, नजमुद्दौला अंग्रेजी संरक्षण के अंतर्गत क्या बनता है? नवाब। और इसे मिलता है क्या? अंग्रेजी संरक्षण, अंग्रेजी संरक्षण। नजमुद्दौला क्या रहता है? अल्पवयस्क, ठीक है। तो बंगाल अब क्या हुआ? अंग्रेजों के अधीन चला गया स्पष्ट रूप से। और अब आगे ये कभी आजाद नहीं होने वाला था। जब तक देश आजाद नहीं होता तब तक बंगाल अब आजाद नहीं होने वाला था। यही इसका भाग्य का निर्णय हो गया बक्सर के युद्ध के बाद। दूसरा प्रभाव अवध पर पड़ा, ठीक है। नवाब सुजाउद्दौला पूरी तरह से पराजित हो चुके थे और अंग्रेजों के पास पूरा मौका था कि अवध का विलय अपने पक्ष में कर ले, ठीक है। अवध को अंग्रेजी शासन के अंतर्गत ले आया जाए, ये पूरा उनके पास मौका था। लेकिन चाहे कॉन्फिडेंस की कमी समझ लीजिए या उनकी नीति ही समझ लीजिए, ठीक है, या जो परिस्थितियां उस समय पैदा थी उनके संदर्भ में आप समझ लीजिए, ये तीनों ही स्थितियों में इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने अवध को क्या बना दिया? बफर स्टेट। बफर स्टेट वो होते हैं कि अपने सराउंडिंग आप एक ऐसा वातावरण बना ले जहां पर रहें
कि अगर कोई हमला या कोई खतरा उत्पन्न हो तो इन्हीं क्षेत्रों पर पड़े, बाहरी क्षेत्रों पर। अंदर आने से पहले ही ये स्थिति यहाँ संभाल ली जाए, और ना भी संभले तो आपको तैयारी का मौका मिल जाए। ठीक है, तो ये बफर स्टेट के रूप में अवध को तैयार किया गया। बफर के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? जैसे मैंने बताया आपको, एक तो अभी आत्मविश्वास अंग्रेज नहीं पा सके थे। इनको लग रहा था कि अभी हमारी सेना इतनी सशक्त है नहीं, और गलत भी नहीं सोच रहे थे। ये इनके स्ट्रेटजी या इनकी समझ की बात थी, आत्मविश्वास की कमी। अभी ये पूरी तरह से सशक्त भी नहीं हो पाए थे। ठीक है, कोई भी बड़ी शक्ति अगर व्यवस्थित होकर आ जाती तो अभी भी ये आराम से पराजित कर दिए जा सकते थे। दूसरी स्थिति क्या थी? दूसरी स्थिति मराठों का संकट। मराठों का संकट, मराठे निरंतर अवध और बंगाल पर हमला कर रहे थे। ठीक है, और मराठों से मुकाबला करना अभी इनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि बंबई की सरकार अब तक मराठों को काबू कर पाने में क्या थी? निरंतर असफल रही। ठीक है, तीसरा, अभी बंगाल पर इनका केंद्रीकरण था। इन परिस्थितियों ने अवध को क्या बनाए रखा? बफर स्टेट, और पूर्ण रूप से अपने अधीन नहीं बनाया। आगे चलते हैं। इलाहाबाद की संधि, ये भी आपका परिणाम ही है। इलाहाबाद की संधियां दो होती हैं। इलाहाबाद की संधियां, ठीक है, ये दो होती हैं, प्रथम और द्वितीय। इलाहाबाद की संधि के लिए बक्सर की युद्ध के बाद जो परिस्थितियां पैदा हुई, ठीक है, जो परिस्थितियां पैदा हुई, उन परिस्थितियों को सही तरह से संभालने के लिए क्लाइव को पुनः बुलाया गया। पुनः बुलाने से तात्पर्य कि क्लाइव प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटेन चला गया था, और बक्सर के युद्ध के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसमें क्लाइव को उसके अनुभव के लिए, ठीक है, और उसकी कूटनीतिक क्षमता को देखते हुए फिर से भारत की स्थितियों को दुरुस्त करने के लिए भेजा गया। और आकर उसने दो इलाहाबाद की दो संधियां की, एक शाह आलम के साथ मुगल बादशाह, और दूसरी अवध के नवाब सुजाउद्दौला। तो इलाहाबाद की संधियां आपकी यूपी स्पेशल के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रथम संधि, प्रथम संधि, पहली संधि क्लाइव किसके साथ करता है इलाहाबाद में? शाह आलम के साथ। 1765 में, कौन सा? 12 अगस्त को वो ये संधि करता है। किसके साथ? शाह आलम के साथ। शाह आलम द्वितीय के साथ। ठीक है, इस संधि के प्रमुख बिंदुओं को आपको जान लेना चाहिए। क्या है? पहला, शाह आलम द्वितीय से, ठीक है, बंगाल इसी के अंडर में था क्योंकि मुगल बादशाह था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनकी दीवानी ले ली। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों क्षेत्र बंगाल के ही अंतर्गत आते थे। ठीक है, इन तीनों की क्या ले ली अंग्रेजों ने? दीवानी। अर्थात इन क्षेत्रों से राजस्व वसूली का अधिकार उसे प्राप्त हो गया, दीवानी का अधिकार मिला इनको। ठीक है, दूसरा, अब ये लिया है तो बदले में कुछ इनको दिखावे के रूप में से पर देना ही था। क्या था? मुगल बादशाह को
मुगल बादशाह को पेंशन दी बदले में, पेंशन। ये थी आपकी 26 लाख। मेंस की दृष्टि से अगर आपको 26 लाख नहीं भी याद रहता तो पेंशन से भी आपका काम चल जाएगा, और याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है। 26 लाख रुपए की पेंशन दे दी, ठीक है। अगला क्या हुआ, तीसरा। अब ये 26 लाख, ठीक है, एक होशियारी देखिए इनकी। 26 लाख रुपए उन्होंने पेंशन तो दी, लेकिन ये उन्हें अपनी जेब से नहीं देना था, राजस्व वसूली खुद करनी थी। और 26 लाख का जो भुगतान करना था उसके लिए उन्होंने व्यवस्था कहां से कर दी, अवध के नवाब से। अवध के नवाब से कर दी। अवध के नवाब से क्या ले लिए इन्होंने, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छीन कर मुगल बादशाह को, ठीक है। इस 26 लाख रुपए की व्यवस्था आपको यहां से हो गई, कड़ा और इलाहाबाद से। एक चीज और बची इसमें, नजमुद्दौला को नवाब अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन इसकी स्वीकृति मुगल बादशाह से आवश्यक थी। तो मुगल बादशाह से उसके नवाबी को लेकर क्या कर दिया, अनुमति ले ली, ठीक है। अब अंग्रेजों की इच्छा के अनुरूप, ठीक है, क्या हुआ, अंग्रेजों की इच्छा के अनुरूप ही बंगाल का नवाब नजमुद्दीन दौला मुगल बादशाह ने स्वीकार कर लिया। नजमुद्दौला नवाब कहाँ का, बंगाल, कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए लिख देता हूँ। नजमुद्दौला कहाँ का, बंगाल का नवाब स्वीकृत, किसके द्वारा, भाई मुगल बादशाह यही शाह आलम, ठीक है। ये हो गया क्लियर आपको। तो सारे पॉइंट्स जो इलाहाबाद के प्रथम संधियों के थे, प्रथम संधि के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो आपने देख लिए। अब चलते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्या होती है, कुछ दिन बाद ही, 4 दिन बाद लगभग, पहली संधि के 4 दिन बाद ही ये 16 अगस्त को संपन्न हो जाती है। किसके साथ होती है, ये होती है आपकी शुजाउद्दौला, ठीक है। कौन है ये, अवध के नवाब, इनके साथ होती है। तो इस संधि का जो पहला पॉइंट है वो क्या है, वही कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र, ठीक है, यहां भी मेंशन किया गया, कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम को देना पड़ा। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, इसी के बदले 26 लाख की पेंशन की व्यवस्था की गई थी, हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया, ठीक। दूसरा हुआ, अवध के क्षेत्र में अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजों को क्या करना पड़ा, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड की सुविधा देनी पड़ी। इसके लिए बिना कर के उनको व्यापार करने की सुविधा मिली, मुक्त व्यापार की सुविधा, ठीक है। तीसरा, बक्सर का युद्ध जो हुआ, उसका युद्ध हरजाना भी अंग्रेजों ने वसूला, ठीक है। कितना, नवाब से
50 लाख रुपए। 50 लाख उस समय की सबसे बहुत बड़ी रकम थी। 50 लाख रुपए का युद्ध हार जाना, ये भी अंग्रेजों ने अवध के नवाब से ही वसूला। एक बात और, बनारस अवध के नवाब के अधीन था, ठीक है, और अंग्रेजों के कहने पर बलवंत सिंह को बनारस की जागीर इन्हें सौंपनी पड़ी। बनारस की जागीर, ठीक है, बनारस की जागीर भी नवाब के हाथ से निकल गई। बनारस की जागीर किसको सौंपनी पड़ी? बलवंत सिंह को। नाम नहीं याद हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये देख लीजिए, बनारस की जागीर किसने? बलवंत सिंह को वापस करनी पड़ी। ठीक है, अंग्रेजों के कहने पर ये हुआ आपका। ठीक, तो ये दो संधियां ऐसी थी जो भारत के इतिहास को बदल कर रख देने वाली थी। अंग्रेज निरंतर ताकतवर होने वाले थे और शायद ही भारत की कोई शक्ति उस समय इनके मुकाबले खड़े होने की स्थिति में आने वाली थी। ठीक है, देखते हैं कि इस बक्सर के युद्ध के परिणाम तो आपने डिस्कस कर लिए। बक्सर के युद्ध के 3 परिणाम मुख्य रूप से हुए, बंगाल पर, अवध पर और एक इलाहाबाद की संधि के रूप में। ठीक है, समग्र परिणाम की अगर बात करें, इस युद्ध का समग्र परिणाम क्या रहा? अभी तक हमने ज्यादातर डिस्कस जो किए वो थे क्या? राजनीतिक परिणाम। समग्र परिणाम में हम देखेंगे कि वास्तव में इस युद्ध ने भारत को किस तरह बदल कर रख दिया। पहली बात, राजस्व की प्राप्ति उनको शुरू हो गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा से दीवानी के रूप में राजस्व की प्राप्ति, राजस्व वसूली। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अंग्रेजों को भारत की किसी भी वस्तु का व्यापार करने के लिए, किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए अब पैसा लाने की जरूरत या पैसे के अलावा कीमती धातुओं को लाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। क्या था? राजस्व वसूली। ठीक है, अंग्रेजों को मिली राजस्व वसूली का अधिकार। ठीक है, किसको मिला? अंग्रेजों को। परिणाम क्या हुआ? धन की सुविधा अंग्रेजों को मिल गई। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि ब्रिटेन से इन्हें धन या कीमती धातु जैसे सोना चांदी की आवश्यकता क्या हुई? ना रही। क्या हुआ? ना रही। ठीक है, पहला लाभ तो यही हो गया। दूसरा, भारतीय वस्तु को भारत के द्वारा जो राजस्व वसूली हुई उससे जो धन मिला उसी से खरीद लिया और उसे महंगे दामों पर बेचा। ताकतवर हो रहे तो चीजों को क्या कर रहे थे? सस्ती वस्तुओं पर खरीदने की क्षमता आ गई इनकी। भारतीय वस्तुएं क्या किया? सस्ते में खरीदी। ठीक है, और क्या किया? ब्रिटेन में इसे, ब्रिटेन में महंगे में बेचा और खूब मुनाफा कमाया, महंगे में बेचा। तीसरा काम क्या हुआ इसका? कच्चे माल की प्राप्ति। देखिए ये समय आप देखिए 1800 के आसपास ब्रिटेन में औद्योगिकीकरण शुरू हो जाता है। तो शुरू जब 1800 में होता है तो उसकी पृष्ठभूमि तो कई साल पहले बनी होगी ना, इतनी बड़ी क्रांति हो रही थी। ठीक है,
क्या हुआ, कच्चे माल अर्थात ब्रिटेन निर्माता के रूप में भी उभर रहा था। अभी आप देखिए निर्माता नहीं था, क्या करता था, भारत से वस्तुएं खरीदा जाता था और एक अच्छा खासा मार्जिन लेके ब्रिटेन में से बेचा जाता था। अब ब्रिटेन उत्पादक के रूप में उभर रहा था, तो उसे जरूरत किसकी थी, कच्चे माल की, सस्ते कच्चे माल की। ठीक है, कच्चा माल कंपनी ने व्यवस्था की और ब्रिटेन में से बेचा कच्चा माल, और इस कच्चे माल के लिए पैसा कहाँ से, यहीं से आ रहा था आपका राजस्व वसूली से। ठीक है, भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए भी व्यवस्था इसी ने कर दी, तो कच्चे माल पर नियंत्रण कर लिया, कच्चे माल में नियंत्रण। ठीक है, और ब्रिटेन इसे सप्लाई किया गया, ब्रिटेन निर्यात किया गया इसे। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन में वस्तु का निर्माण हुआ और भारत में पुनः ये वस्तु खपा दी गई। ठीक है, तो हर तरह से अंग्रेज इस युद्ध के बाद भारत पर नियंत्रण बढ़ाने लगे थे, और जहां पहले राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया, अब इनका आर्थिक नियंत्रण भी बढ़ने लगा, और इस आर्थिक नियंत्रण से राजनीतिक नियंत्रण में राजनीतिक नियंत्रण को बढ़ाने में और मदद मिली। ठीक है, इन सब का जो परिणाम हुआ, एक नहीं बल्कि परिणाम ही परिणाम है, क्या हुआ, वी औद्योगिकीकरण। आगे आप पढ़ेंगे डिटेल में, और ये परिणाम आपके इसी युद्ध के बाद से 20-30 सालों में दिखने लगते हैं। वी औद्योगिकीकरण, धन की निकासी, तैयार माल आने लगा तो क्या हुआ, धन की निकासी भी शुरू हो गई। ठीक है, वी औद्योगिकरण का तात्पर्य आपका क्या है, हस्तशिल्प, इसी में भारत सबसे आगे था उस समय। हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया भारत। इन सब के प्रभाव से भारत में क्या हुआ, भुखमरी, गरीबी, ठीक है, अकाल, ये सारे इन्हीं के प्रभाव से जन्मे थे। तो आपने देखा कि बक्सर का युद्ध पेपर 5 के लिए भी महत्वपूर्ण है, और इसका डिटेल एनालिसिस किया है ताकि पेपर 1 में भी अगर ये आता है तो आपको इसकी मदद मिल सके। ठीक है, अब देख लेते हैं इससे किस तरह के सवाल बन सकते हैं। बक्सर के युद्ध के पीछे उत्तरदायी कारण, उत्तरदायी कारण। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका इससे बनेगा। दूसरा, इलाहाबाद की संधियां, इलाहाबाद की संधियों का अवध पर प्रभाव। एक क्वेश्चन आपको बनेगा, ये इसकी संभावना है 125 वर्ड्स पे। ठीक है, 8 नंबर का, और ये है आपका 200 वर्ड पे पूछा जा सकता है 12 मार्क्स से। ठीक है, तीसरा एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें, अवध को बफर स्टेट घोषित करने के
के उद्देश्य क्या रहे होंगे, करने के उद्देश्य। एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। ठीक, तो ये 3 संभावित क्वेश्चन है जो आपके पेपर 5 में अपनी जगह बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं। थैंक यू।